अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आप इस ब्लॉग की सबसे बड़ी खबर कि शेर अब्दुल मरवत साहब जिनको लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, आपको पता है वकला कन्वेंशन, और कोई कहते थे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, यहाँ पर वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी व्हाट्सएवर, लेकिन उनको लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया था। एमपीओ के तहत 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया था डीसीओ लाहौर राफिया हैदर साहबा की जानिब से। उसके बाद लाहौर बार के सदर जो है राना इंतजार साहब और बाकी जो इश्तियाक खान साहब, इन तमाम लोगों ने बड़ा स्टैंड लिया इसके ऊपर। पुलिस की एंट्री के ऊपर पाबंदी लगा दी कि आप किसी भी कोर्ट में दाखिल होंगे तो जिस तरह आपने हमारे वकील भाई का गिरेबान पकड़ा है, हम उसी तरह आपका गिरेबान भी पकड़ेंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। फाइनली आज उस केस की समाअत थी और आज लतीफ खोसा साहब जो है, जिन्होंने रिसेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ऑफिशियली ज्वाइन किया है, लतीफ खोसा साहब जनाब आज पेश होना था शहराम सरवर साहब की अदालत में। और शहराम साहब जो हैं वो सुबह से लेकर हर एक घंटे के बाद आगे केस को लटकाते जा रहे थे, केस को लटकाते जा रहे थे। फाइनली कोई 1:30 से 1:45 के दरमियान खबरें आना स्टार्ट हो गई कि जनाबे वाला शहराम साहब ने रिहाई का हुक्म दे दिया है, श्योरिटी बॉन्ड डिप्टी कमिश्नर को जमा करवा दें जो शेर अब्दुल मरवत साहब हैं, और उनको रिहा कर दिया जाए। सो इट्स बिग न्यूज़। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि खदीजा शाह वाला एमपीओ जो वापस ले लिया डीसी साहबा ने, इस तरह सनम जावेद साहिबा, बहुत सारे लोग इस तरह के और भी हैं जो एमपीओ के तहत नजरबंद हैं, उन केसेस का क्या किया जाएगा? ये तो एक वकील थे, ये तो पावा था कि पीछे वकला बरादरी खड़ी होगी इनके साथ, और इनको तो शेर अब्दुल मरवत साहब को तो रिहाई मिल गई। अभी मिलती है कि नहीं मिलती वो एक अलग से कहानी है, क्योंकि जब टाइम आएगा रिहाई का तो हो सकता है तब तक कोई नई एफआईआर ना डाल दी गई हो। बट अभी तक के जो खबरें हैं वो ये है कि जनाब शेर अब्दुल मरवत साहब को रिहाई के अहकाम आ गए सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से, शहराम साहब की अदालत से। मेरा सवाल फिर वही कि बाकी जो 2-2.5 हज़ार के करीब एमपीओज जारी किए गए, जो निकाले गए रिटेंशन ऑर्डर्स लोगों के, उनका क्या करेंगे? बीच में से काफी सारे कैंसिल भी हो गए, काफी सारे लोगों की नजरबंदी खत्म भी हो गई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं कि जिनके 9 मई के वाकयात के बाद तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और लीडरान अभी भी बहुत सारे हैं कि जिनको अभी तक नजरबंद रखा गया है। उनको भी आई थिंक यही प्रेसिडेंट जो है जिसको इस्तेमाल करते हुए आगे उनको भी रिहाई तो मिल जानी चाहिए। अच्छा जी, कल तहरीक इंसाफ ने एक वर्चुअल जलसा किया। आई थिंक पाकिस्तान की तारीख में नहीं, दुनिया की तारीख में पहली दफा हुआ है इस तरह कि पूरी दुनिया में से लोग इकट्ठे होकर, एक सियासी जमात के जो वर्कर हैं पूरी दुनिया से इकट्ठे होकर एक इतनी बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी सिर्फ ऑनलाइन, फिजिकली उस एक्टिविटी का कहीं पर भी पाकिस्तान में कोई ना कोई ऑफिस इंगेज किया गया, ना कोई हॉल, ना कोई जलसा का, कुछ भी नहीं, ऑनलाइन इंगेज किया गया। ऑनलाइन इंगेज करने में हमने देखा कि अच्छी बात यह है कि पीटीए खुद, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी जो है, वो खुद से इंक्वायरी कर रही है कि जनाब कल इंटरनेट कहां कहां पर बंद हुआ और क्यों बंद हुआ, इसकी वजूहत क्या थी। सो मतलब ये एक चीज तो तस्दीक हो गई कि इंटरनेट स्लो भी था, इंटरनेट बंद भी किया गया था, क्योंकि पीटीए खुद से इसकी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन एक दो सियासी जमातें आज भी इसके ऊपर क्रिटिसाइज कर रही हैं कि अगर इंटरनेट बंद था तो लोग ट्वीट कहां से कर रहे थे? तो भाई वीपीएन नाम की चीज भी है, लोगों के पास मल्टीपल जुगाड़ भी हैं। यही वीपीएन से मुझे याद आ जाता है, मुजम्मिल सोरवर्दी सब हमारे भाई हैं बड़े, हम न्यूज़ में काम करते हैं, 1-2 शोज में मेरे साथ वो पैनलिस्ट भी थे, हम इकट्ठे बैठे भी हैं। मुजम्मिल साहब ने आज एक ट्वीट किया है कि जितने लोग, ये बहस ही फजूल है कि इसके ऊपर बात ही नहीं की जानी चाहिए कि कहाँ से लोग थे कहाँ से नहीं, सारे लोग तो पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए थे जो तहरीक इंसाफ के वर्कर हैं, उन्होंने कौन सा पाकिस्तान में आकर वोट करना है कि आप इसके ऊपर बहस कर रहे हैं कि जलसा बड़ा था वर्चुअल या छोटा था? ये तो सारे पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। तो मुजम्मिल भाई, कहानी ये है, मेरी मुलाकात भी होगी तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फोन खोल के कि एक वीपीएन नाम की चीज होती है जो आप लगा लें तो अब आप डिफरेंट आईपी हो जाएगा आपका, क्या पाकिस्तान में बैठे हुए अमेरिका चले जाएंगे, आपका आईपी अमेरिका का शो हो जाएगा और बरतानिया का शो हो जाएगा। यहाँ के तक के लोगों ने तो पता नहीं छोटे छोटे जो अफ्रीकन ममालिक है वहाँ के वीपीएन लगा के कल का जलसा जो है उसमें शिरकत इख्तियार की है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन, जो कम इन्फॉर्मेशन है ना, मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो बड़ी खतरनाक चीज़ है, और इसके ऊपर लोगों को एजुकेट किया जाना चाहिए, लोगों को मैक्सिमम इसके ऊपर जो नॉलेज है वो दिया जाना चाहिए। अच्छा, अब इसके ऊपर जलसा तो हो गया, जलसा होने में प्रॉब्लम भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। उसके बाद एक नई बहस का आगाज हो गया कि जनाबे वाला जलसे में कितने लोग थे, कोई कहते हजारों थे, कोई कहते लाखों थे। ये एक साहब है नैयर सुहेल साहब, इनके मुताबिक, जिनकी खबर हो, गलत हो ठीक हो, उनके मुताबिक, उनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक नैयर सुहेल साहब लिखते हैं कि जनाब टेलीकॉम अथॉरिटी पाकिस्तान ने काकड़ हुकूमत को जो रिपोर्ट दी है उसके मुताबिक तहरीक इंसाफ के जलसे में, वर्चुअल जलसे की बात कर रहे हैं, जब शुरू हुआ तो 55 लाख 5.5 मिलियन लोग शामिल हुए। जब जलसा अख्ताम तक पहुंचा तो फेसबुक पर 28 लाख 2.8 मिलियन, यूट्यूब पर 32 लाख 3.2 मिलियन, ट्विटर लाइव पर 20 लाख, ट्विटर या एक्स स्पेसिस पर 30 लाख, और इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर मिलाकर 45 लाख थे जो सुन रहे थे या सुन चुके थे।
अब बहस ये है कि जनाब क्या ये लोग वोट डालेंगे, ये अमेरिका से बैठ कर ये वर्चुअली ये वोट भी डाल देंगे। हमारे बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं जियो के क्यूम सिद्दीकी साहब, उन्होंने भी इसी राय का इजहार किया कि क्या ये लोग सारे वोट भी ऑनलाइन डालेंगे और इनका वजीर आजम भी ऑनलाइन बन जाएगा। तो सर नहीं, कहानी ये नहीं है, कहानी से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। और कहानी ये है कि इन्होंने नरेटिव जो है अपनी सियासी जमात का, इन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया की टीम ने वो घर घर पहुंचाने का बीड़ा उठा लिया है। तो अब आपने कल पीटीए ने या किसी भी अथॉरिटी ने इंटरनेट डाउन कर दिया, इंटरनेट की स्पीड नहीं थी, नहीं चल रहा था, फेयर इनफ, तो क्या वो जो सारा डेटा या कंटेंट अपलोड हो गया हुआ है, क्या वो लोग आज नहीं देख रहे? क्या उसकी क्लिपिंग होकर वो व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर नहीं आ रही? मेरे पास तो आ रही है। आई एम श्योर कि जिन लोगों के हाथ में, आप तमाम लोगों के मोबाइल फोन है, आप लोगों के हाथ में भी आ रही है। प्रॉब्लम कहाँ पे है, या गोल क्या था, अचीव क्या किया तहरीके इंसाफ ने इससे? तहरीके इंसाफ ने फेसबुक से निकलते हुए, जिस तरह 2018 का इलेक्शन के बारे में कहता हूँ कि फेसबुक का इलेक्शन था, इस दफा ये टिकटॉक और ट्विटर का इलेक्शन है। यहां पर कैंपेन्स होंगी, यहां पर लोगों का देखा जाएगा कि कितना जोर है किस हल्के में, और यहां पर नैरेटिव बिल्डिंग होगी। तो भाई उन्होंने अपना जो नैरेटिव बिल्ड करना था, उन्होंने अपनी सारी अचीवमेंट्स भी अपने वज़रा जो माजी के थे उनसे गिनवा दी, प्लान्स भी जो फ्यूचर के थे वो भी डिस्कस करवा दिए, और वो सारे का सारा डेटा रह गया इंटरनेट के ऊपर। अब जिसका दिल करेगा वो जाएगा यूट्यूब के ऊपर, जाएगा फेसबुक के ऊपर, जाएगा लिखेगा जनाब के पीटीए वर्चुअल जलसा, तो सारी कार्रवाई जलसे की निकल आएगी। उसके बाद जो स्मार्ट लोग हैं वो छोटे छोटे क्लिप्स निकालेंगे, टिकटॉक के ऊपर अपलोड, बेतहाशा हो गए हमें, हर चीज टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड हो गई हुई है। तो जब जब किसी को वक्त मिलेगा वो ये तहरीके इंसाफ का जलसा देखता रहेगा। जितने लोगों ने रात को देखा है उससे कई गुना लोग तो अब तक देख चुके हैं, जलसे के खत्म होने के बाद तक देख चुके हैं। सो ये खाम ख्याली है आप लोगों की कि जी ये सिर्फ वोट भी क्या ऑनलाइन होगा, ये वोट ऑनलाइन नहीं होगा भाइयों। ये कहानी सिर्फ इतनी सी है कि ये लोग जो हैं जिन्होंने ये सारा जलसा अरेंज किया, ये वो उन्होंने पैडल किया है नरेटिव तहरीके इंसाफ का, और बहुत स्मार्टली पैडल किया है। आप लोगों को भी शायद उसकी समझ नहीं आ सकेगी। अच्छा जी, कहानी आगे चलिए। तो बहुत सारे तहरीके इंसाफ के रहनुमा इस तरह के हैं जो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए या पेश नहीं हुए। तो उनके बारे में क्या सीन है कि जनाबे वाला उनको इलेक्शन से तो आउट रखना है। इसमें डॉक्टर यास्मीन राशि साहब से जो मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी उसमें भी उन्होंने बताया था कि मुझे बल्कि कहा था कि अपने ब्लॉग में, अपने शो के अंदर लोगों को बताओ कि लोग गिरफ्तार हों, मेरा पैगाम देना लोगों को। तो मैंने पैगाम पहुंचा भी दिया था कि जब तक वो गिरफ्तार नहीं होते जो जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है, वो इलेक्शन कैसे लड़ सकते हैं? एब्सकॉन्डर तो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब उसी में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि कुछ तहरीके इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके आईडी कार्ड ब्लॉक, शनाख्ती कार्ड उनके ब्लॉक कर दिए गए हैं, लिहाजा वो इलेक्शन लड़ने की रेस से तो बिल्कुल बाहर हो गए। जब तक वो पेश नहीं होते, वो कोर्ट में नहीं जाते, अपना आईडी कार्ड अनब्लॉक नहीं करवाते। नादरा ने 18 रहनुमाओं के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए। मैं उनका नाम पढ़ के आपके सामने रख देता हूँ। इनके नाम है जी, सबसे पहले मुराद सईद साहब हैं, आजिम सवाती साहब हैं, हमार अजहर साहब हैं, मियाँ असलम इकबाल साहब हैं, हाफिज फरज साहब हैं, करामत अली खोखर साहब हैं, अली अमीन गुंडापुर साहब हैं, इम्तियाज शेख साहब हैं, वासिक यूम बासी साहब हैं, अली असगर मंडा साहब हैं, मुसरत जमशेद साहबा हैं, जमशेद चीमा साहब हैं, अहमद न्याई साहब हैं, जुबैर खान न्याई साहब हैं, असद जमान चीमा साहब हैं, सईद अहमद संधू साहब हैं, नदीम अब्बास बारा साहब हैं, और गुलाम मोहिउद्दीन दीवान साहब हैं। इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए। इनका थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड भी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँ। अब देखें, जिस तरह हैं इम्तियाज शेख, ये लाहौर के सदर थे पीटीआई के, वासिक वासी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को टाटा कह चुके हैं, अली असगर मंडा साहब लाहौरी के साथ ही कल के वहाँ तहरीके इंसाफ के कैंडिडेट थे, मुसरत जमशेद चीमा साहब और जमशेद चीमा साहब ये दोनों सियासत को खैरबाद कह चुके हैं, बिल्कुल छोड़ चुके हैं। फिर भी शायद इनके करीबी लोग कुछ ये कहते हैं कि उन्होंने आगे से आईपीपी या किसी और सियासी जमात में जाने का ऐलान नहीं किया था, लिहाजा इनको उस चीज़ का रगड़ा लग रहा है। और इन्होंने तो बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। मेरी इतलात ये है कि इनका कारोबार बहुत बड़ा कारोबार था जमशेद इकबाल चीमा साहब का, और वो भी सफ़र कर रहा है, कारोबार भी तबाह हो गया हुआ है। अब ये तमाम लोग जिनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिए गए वक्ती तौर के ऊपर, जब तक ये अदालतों में नहीं पेश होते, जब तक इनकी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, ये इलेक्शन तो नहीं लड़ सकते। और ये एक टैक्टिक हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी पेश नहीं हुए या गिरफ्तार नहीं हुए, तो जनाबे वाला उनको इसी लिस्ट में डाल करके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करते जाओ, शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करते जाओ, इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है इवेंचुअली आपको। फिर इसमें वही बात, कहानी वही है कि जनाब जिनको आपने रिटर्निंग ऑफिसर लगा दिया हुआ है, वही डिप्टी कमिश्नर थे, उन्होंने एमपीओ के ऑर्डर निकालने होते हैं। तो यही लोग अगर पेश भी होने चले जाते हैं किसी अदालत में, तो 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद जमानत मिल भी जाती है इलेक्शन से पहले, तो एमपीओ में नजरबंद कर दिया जाएगा, ना इलेक्शन कैंपेन होगी। और अब ये एक नया प्रोसेस या एक नई दरखास्तबाजी या नए मुकदमात शुरू हो गए हैं कि जनाबे वाला आप पहले जाएं और अपने आईडी कार्ड क्लियर करवाएं, तो फिर उसके बाद आगे देखेंगे। 12 ये अब तक की बड़ी खबरें थी, मैंने कहा आप तक पहुंचा दूं। फर्दर नेक्स्ट अपडेट जो भी आएंगे इंशाल्लाह, मेरी कोशिश होती है कि 2-4 खबरें इकट्ठी करके आप लोग तक पहुंचाऊं। मुझे नहीं, आई डोंट बिलीव इन दैट कि एक खबर पकड़ूं और उसको ड्रैग करके 8-10-15 मिनट पे ले जाऊं और आप लोगों को भी बोर करूं। कोशिश होती है कि तभी ब्लॉग करूं कि जब कोई कंटेंट इस काबिल हो कि जिसके ऊपर ब्लॉग किया जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा नाज़रीन, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।